हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यही टारगेट की आपको जिंदगी में लास्ट टॉपिक एग्जाम को टॉपिक और ये वाला जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो यहाँ से लेकर ये वाला बिहार में समेत था। बिहार में तो क्या स्थित है, पटना स्थित है। इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। ये क्या होती थी, मौर्य की राजधानी होती थी। श्रीलंका, इस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। कलिंग जो है, कलिंग को क्या कर लिया था, अशोक ने जीत लिया था। कब? 262 ईसा पूर्व में अशोक ने जो है जीता था। और इसकी जानकारी मिलती है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से देखने को मिलती है। तो श्रीलंका जो है इस क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था अशोक के साम्राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और श्रीलंका जो है यहाँ पर पड़ता है, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर जो है संघमित्रा और जो है वो अपने पुत्र और पुत्री को जो है अशोक ने यहाँ पर दूत बना करके भेजा हुआ था धर्म का प्रचार करने के लिए।
अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में 1 सेकंड का मुझे समय देंगे। चलिए, पहला प्रश्न हो चुका था हमारा, हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं और दूसरा प्रश्न है हमारे पास में कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो फ्रेंड्स बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ी से अशोक के अभिलेख जो है जटिल प्रकार के हैं, आपको सामान्यतः ये समझ में नहीं आते हैं। आप लोग क्या कर लेते हैं, इन्हें रट लेते हैं। लेकिन मेरी जो है गुजारिश है, ये सलाह है कि अगर आप जो है अभिलेख समझना चाहते हैं तो मेंस वाली क्लास लीजिएगा। उसमें आज जो है मैं अशोक के अभिलेख ही जो है कराने वाला हूँ। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा कि कौन सा अभिलेख क्या है, क्या आपका इसमें जो अशोक के अभिलेख है, इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है उनके शिलालेख पढ़ते हैं। अशोक के क्या पढ़ते हैं, एक शिलालेख पढ़ते हैं और एक जो है अशोक के हम क्या पढ़ते हैं, स्तंभ लेख पढ़ते हैं। स्तंभ लेख पढ़ते हैं और दूसरे जो हैं हम पढ़ते हैं शिलालेख, स्तंभ लेख और एक जो पढ़ते हैं हम गुहा लेख पढ़ते हैं। गुहा लेख पढ़ते हैं, तो ये 3 अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं। शिलालेख 2 प्रकार के थे, एक जो है लघु शिलालेख यानी कि छोटे वाले और एक क्या होते थे, बृहद शिलालेख यानी कि बड़े वाले। इसी प्रकार से ये भी 2 प्रकार के होते थे, छोटे वाले और बड़े वाले। तो इनमें क्या अंतर होता था, शिलालेख और स्तंभ लेख में क्या अंतर था और छोटे-बड़े क्यों बनवाए गए थे, तो इन पर जो हम सभी पर चर्चा करेंगे। शिलालेख जो सामान्यतः इस प्रकार से होते थे कि यूँ मान लीजिएगा कोई पत्थर की जो है शिला है, इसमें कोई क्या है जानकारी एकत्रित कर दी गई, इसे क्या कहा गया, शिलालेख कहा गया। इनमें जो है हर लाइन में जो है कुछ ना कुछ जानकारी दी होती थी, यही क्या थी, अभिलेखों की संख्या थी। कई बार आपको देखने को मिलता है 14 जो है शिलालेख अशोक के 12वें शिलालेख से, तो इसका मतलब क्या है कि 12वें नंबर की लाइन से जो है आपको जानकारी ये मिल रही है, जब ऐसा हम कहते हैं 12वें शिलालेख। और स्तंभ लेख क्या होते थे, एक बहुत बड़ा जो है स्तंभ खंभा बनाया जाता था इस आकृति का। इस आकृति का नीचे से चौड़ा होता था, ऊपर से पतला होता था। अशोक ने इन पर जो है कई आकृतियाँ बनवाई हुई थी ऊपर और ये जो है चमकदार होते थे। अब इसमें जो है जानकारी लिखी जाती थी, इसे क्या कहा जाता था, स्तंभ लेख कहा जाता था। और इनकी संख्या भी जो क्या है 14 है और यह जो है 7 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब इनमें भी जो जानकारी है और गुहा लेख क्या होते थे, इस प्रकार से जो कोई पहाड़ होता था, पहाड़ को काट करके क्या है कोई गुफा बना दी जाती थी वहाँ रहने के लिए साधुओं को, तो वो क्षेत्र क्या होता था आपका गुहा लेख होता था। ये इनकी संख्या जो है 4 है, प्रत्येक का अपना अलग-अलग महत्व है। प्रश्न कहता है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का अभिलेख मिलता है? तो अशोक का जो बृहद शिलालेख है, क्या है? बृहद शिलालेख है। बृहद बृहद शिलालेख है। बृहद शिलालेख में अगर बात करें तो बृहद शिलालेख में क्या है, मैंने कहा कि कई जो है लाइनें लिखी हुई हैं, उनमें से जो आपकी दूसरे नंबर की लाइन है, दूसरे नंबर की लाइन है, जिसे क्या कहते हैं, अशोक का दूसरा बृहद शिलालेख भी कहते हैं, तो दूसरे नंबर की लाइन में है, यह लिखा गया है। दूसरी लाइन की इसमें 2 जानकारी हैं। पहली जानकारी क्या दी गई है, देखिएगा, इसमें जो पहली जानकारी देखने को मिलती है कि सहायता की बात की गई है, यानी कि चिकित्सा चिकित्सा की बात की गई है। और चिकित्सा जो है इसमें पशु चिकित्सा की भी बात की गई है और मानव चिकित्सा की भी बात की गई। अशोक एक क्या था, कल्याणकारी शासक था, तो कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पहले क्या करता है, पहली जानकारी में क्या करता है, हिंसा पर रोक लगाता है और दूसरी जानकारी में चिकित्सा की सहायता की बात करता है। तो चिकित्सा 2 प्रकार की, पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा। और दूसरे अभिलेख में ही नीचे लिखा हुआ है, नीचे कि क्या लिखा हुआ है, इसमें चोल जो है, चोल, चेर, पांड्य, इन राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये क्या थे, 3 राज्य थे और कहाँ पर स्थित थे, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित थे। इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख से जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये होगा आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख हो जाएगा। तीसरे मुख्य शिलालेख में अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है अशोक सहिष्णुता की बात करता है। किसकी बात करता है, किसकी बात करता है, सॉरी, सहिष्णुता जो है 7वें और 12वें में है। तो तृतीय शिलालेख में इसमें जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। धम्म जो है मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो धम्म संबंधित होते थे, उनकी नियुक्ति की बात करता है।
और इनकी नियुक्ति का उद्देश्य था कि धार्मिक आचरण को बढ़ावा देना। क्या करना? धार्मिक आचरण को बढ़ावा देना और जो व्यक्ति नहीं सीखते हैं उनको क्या करना? शिक्षा देना, उससे समझाना। ये क्या था? आपका धम्म अधिकारी के लिए नियुक्त किए हुए थे। ध्यान रखना, अशोक का धम्म जो है फ्रेंड्स, ये पूजा वाला धर्म नहीं था। इसका मतलब था अपसन्बे बहुज्ञाने दया दाने सच्चे सोचवे माधवे साधवे चाइती धम्मः। अर्थात अच्छा कार्य करना, अपसन्बे बहुज्ञाने बहुत लोगों का जो है कल्याण करना, बहुज्ञाने सच्चे सोचवे, सत्य बोलना, सोचवे मतलब क्या होता है? पवित्रता, हमेशा पवित्र रहना। और सच्चे माधवे साधवे मतलब मृदुता, अच्छे वचन बोलना, मीठी वाणी बोलना। साधुता मतलब कि साधुवाद। इस प्रकार की ये क्या था? अशोक का धम्म था। मैं अभी बताऊंगा इसमें, जब धम्म का जो अगर मेंस में क्वेश्चन ऐसा आएगा। 9वें शिलालेख में अगर बात की जाए, 9वें शिलालेख में जो है अशोक क्या कहता है जी कि जो कर्म कांड होते थे, जो कर्म कांड होते थे या अनुष्ठान होते थे, इन अनुष्ठानों की क्या करता है? वह निंदा करता है। क्या करता है? इनकी निंदा करता है। और इनके स्थान पर वो क्या करता है? वह कहता है कि नैतिक कर्म कांडों पर बल देता है, जो ऐसे कार्यों पर बल देता है जो नैतिक क्या करते हो? नैतिक चरित्र को बढ़ावा देने वाले हों, उनकी क्या करता है अशोक जो है प्रसिद्धि करता है। किनकी? कर्म कांडों की तुलना में। प्रथम स्तंभ लेख क्या करता है? ध्यान रखिएगा, अशोक इसके तहत जो है हिंसा पर रोक लगाता है। इतनी जानकारी समझिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता? अशोक ने क्या है? ध्यान रखना, अशोक मूल रूप से बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। अशोक मूल रूप से क्या था? शैव धर्म था। अशोक का 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं, समझ लीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं एक हम शांत अशोक। शांत अशोक के बाद में देखने को मिलता है, सबसे पहले मिलता है आपको अशोक पढ़ने के लिए। जब ये शुरुआत में रहता है तो अशोक गवर्नर के रूप में पढ़ने को मिलता है, और फिर देखने को मिलता है चंड अशोक पढ़ने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चंड अशोक देखने को मिलता है। पहले जो है राजा अशोक, फिर चंड अशोक, और फिर आपको जो है एक कल्याणकारी अशोक देखने को मिलता है। कल्याणकारी अशोक देखने को मिलता है। तो चंड अशोक वो समय है जब अशोक ने क्या किया था? कई युद्ध किए थे, बहुत से लोगों की हत्याएं की थी। इतिहासकार लिखते हैं कि 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना हुआ था। और कल्याणकारी अशोक कहने का आशय है, ये वो वाला समय है जब अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करके जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा था। तो अशोक जो है मूल रूप से किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था, जो शुरुआत में। बाद में जब उसका धर्म परिवर्तन हुआ, जब उसने क्या किया? कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध किया, युद्ध किया, तो उसका क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या कर लिया? बौद्ध धर्म को स्वीकार करा लिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर मेंस वाले व्यक्ति हैं आप, तो इतना सीमित नहीं है आपके समझने के लिए। आप जो है इसका गहराई से मूल्यांकन करेंगे। क्या एक युद्ध के बाद में किसी राजा का हृदय परिवर्तन हो सकता है? जिस व्यक्ति ने इतने लोगों को की जो नरसंहार करके शासन किया हो, क्या यह उचित होता है? ध्यान रखिए, कई इतिहासकार इसमें टिप्पणी करते हैं कि अशोक जो है लड़ते-लड़ते थक चुका था और उसका ऐसा मानना था कि जीवन पर्यंत युद्ध नहीं किए जा सकते हैं, ये अर्थव्यवस्था का विनाशक होते हैं, इसलिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो प्रजा और आसपास के लोगों को जो है नैतिक प्रगति में बांध करके रखे। और अशोक ने नैतिक धम्म की कल्पना की हुई थी और उसी धम्म को बनाया हुआ था। खैर कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है कि अशोक ने क्या है? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, और धर्म ग्रहण करते हुए भी उसका हिंदू धर्म में आस्था थी। ये हमें कैसे पता चलता है? तो उसकी जो उपाधि थी, ध्यान रखिएगा, वो देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें अभिलेखों में जो है प्राप्त होती है अशोक की ये उपाधियां उसने धारण की हुई थी। देवनाम प्रियदर्शी ये उपाधि जो है हिंदू में चलती थी। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक में भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, जो भरहुत का स्तूप है किस राजवंश की कला का उदाहरण है? तो आप क्या बताएंगे? अब देखिएगा, ये प्रश्न जो है अभी राजस्थान पीएससी का आया हुआ है। राजस्थान पीएससी का ये प्रश्न है, 2023 से 24 का प्रश्न है। अब इसमें मौर्य काल तो दिया ही नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो ये भरहुत स्तूप है, इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण जो है अशोक के समय करवाया गया था। किसके समय पर करवाया गया था? अशोक के समय पर करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ये वर्तमान में जो है खंडहर के रूप में हो चुका है। और भरहुत स्तूप की खोज जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने की हुई, कनिंघम ने, हाँ कनिंघम ने जो है इसकी क्या हुई की हुई थी? खोज की हुई थी। और जो है खास बात करूं, खंडहर के रूप में है।
इसकी खोज की हुई थी और इसका जो तोरण द्वार बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? जो इसका तोरण द्वार था, किसके द्वारा, यह पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है इसका तोरण द्वार और पुनर्निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसमें जो मौर्य काल नहीं तो शुंग काल ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अनुत्तरित मत कर देना, ध्यान रखिएगा, अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। तो भैरव स्तूप के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। भैरव स्तूप कहाँ पर है? सतना में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो ध्यान रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख हैं, क्या जो अशोककालीन अभिलेख हैं, इनकी अगर भाषा आपसे पूछी जाएगी, इनकी भाषा क्या थी, तो आप क्या बताएंगे? इनकी भाषा जो है प्राकृत भाषा थी। अशोककालीन अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। लिपि कैसी थी? लिपि ध्यान रखिएगा, समानतः यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि देखने को मिलती है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि जो है देखने को मिलती है। और लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है खरोष्टी लिपि भी देखने को मिलती है। खरोष्टी लिपि देखने को मिलती है। खरोष्टी लिपि के दो अभिलेख हैं, एक ध्यान रखिएगा, एक है आपका मानसेहरा लेख। मानसेहरा ये कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में, पेशावर वाले क्षेत्र में। और एक अभिलेख है साहिबाजगढ़ी। ठीक है, मानसेहरा और साहिबाजगढ़ी, साहिबाजगढ़ी ये आपके कहाँ पर पड़ते हैं? ये आई थिंक अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही है अशोक के अभिलेख। और ये दोनों किस में है? खरोष्टी लिपि में है। ब्राह्मणी लिपि ध्यान रखिएगा क्या विशेषता थी? ब्राह्मणी लिपि यूं समझिएगा वर्तमान देवनागरी जैसी सी, यानी कि यह जो है बाई से कैसी लिखी जाती थी? दाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन जो खरोष्टी लिपि होती थी ये कैसे लिखी जाती थी? दाईं ओर से, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब कि जैसा हम लिखते हैं वर्तमान में, ये ऐसा नहीं, ये उल्टी चलती थी, इस प्रकार से लिखी जाती थी। इस प्रकार से होती थी कि पीछे से इधर की ओर लिखेंगे। तो क्या कहता है, अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में कौन सा है? तो साहिबाजगढ़ी हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? मानसेहरा। ये दो अभिलेख जो है कैसे हैं? खरोष्टी अभिलिपि में लिपि में है। बाकी सभी के सभी किस में है? ब्राह्मणी लिपि में है। भाषा आपकी क्या है? प्राकृत है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो जो था आपका जेम्स प्रिंसिप जो है, ये प्रथम अंग्रेज था जिसने क्या किया हुआ था? अशोक के अभिलेखों को आई थिंक 1837 या 1737 में पढ़ा हुआ था। 1837 में जो है पढ़ा हुआ था। अगर ये भी नाम ध्यान कर पा रहे हैं, चार्ल्स मैडकॉप, ये राजा रणजीत सिंह के साथ में क्या किया हुआ था? अमृतसर की संधि की हुई थी इस व्यक्ति ने। अमृतसर की संधि जो कि कब हुई थी? तो ध्यान रखना, ये 1809 में हुई थी। और इस संधि के तहत क्या बना दिया गया था? सतलज नदी को अंग्रेजों और सिखों के मध्य की क्या बना दिया गया था? इसे सीमा बना दिया गया था, याद रखिएगा, अशोक के। ठीक है, अब अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, समझिएगा, भाषा को आराम से पढ़िएगा, किस आए हुए प्रश्न है सभी, किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक कहा गया है? यानी कि सीधा सा प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक को राण्यो अशोक कहा गया है? तो फ्रेंड्स समझिएगा, जो अशोक है इसे अधिकांश अभिलेखों में इसका नाम अशोक नहीं मिलता है। किसी अभिलेख में से क्या कहा गया है? पियदस्सी कहा गया है, पियदस्सी कहा गया है। कुछ अभिलेखों में से राण्यो अशोक कहा गया है, राण्यो अब अशोक कहा गया है। कुछ अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? देवा नाम प्रिय कहा गया है, देवा नाम प्रिय कहा गया है। तो ऐसे अलग अलग नाम मिलते हैं। तो ये अभिलेखों में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये लघु स्तंभ लेख, लघु शिलालेख है जिसमें अलग अलग व्यक्तिगत जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो राण्यो अशोक जो है ये कंगनहल्ली शिलालेख में कहा गया है। और कंगनहल्ली शिलालेख कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। जैसे कि एक और है आपका, आपसे पूछे कि किस अभिलेख में मगध राज कहा गया है, ये प्रश्न भी आ जाता है। किस अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? मगध राज कहा गया है। अशोक स्वयं को जो है भाब्रू शिलालेख में, कौन से शिलालेख में? भाब्रू
शिलालेख में क्या कहता है, स्वयं को क्या कहता है, ये मगधराज कहता है। क्या कहता है? मगधराज कहता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। और एक वो और ध्यान रखिएगा कि ऐसे अभिलेख कौन से हैं जिनमें अशोक का नाम क्या देखने को मिलता है? अशोक मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है, बाकी किसी अभिलेख में अशोक का नाम अलग-अलग देखने को सभी में मिलता है। एक है आपका गुर्जरा अभिलेख, और एक है आपका नेत्तूर अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख है। गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम, उदय गोलम, और है आपका मास्की। ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी सभी में जो है अलग-अलग नाम देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न क्या है कि किसमें जो है रानी अशोक कहा गया? कंगनहल्ली में। सांची अभिलेख कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और ये कैसा अभिलेख है? एक संघवेद अभिलेख है, यानी कि संघ के लिए बनाया गया, न तोड़ने के लिए बनाया गया है। साहिबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। खरोष्टी लिपि से संबंधित है साहिबाजगढ़ी। किससे संबंधित है? खारोष्ठी लिपि से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अशोक का रुमनदेई स्तंभ लेख संबंधित है। तो अशोक का रुमनदेई जो स्तंभ लेख है, ये पहली बात ध्यान रखिएगा किस स्थान का है? ये लुम्बिनी में है। लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? ये वर्तमान नेपाल में पड़ता है। और यही स्थान क्या है? गौतम बुद्ध का क्या है? ये जन्म स्थान है। जन्म स्थान है किसका? जो गौतम बुद्ध थे उनका क्या है? ये जन्म स्थान है। अशोक ने क्या किया? यहाँ पर यात्रा की। क्या की? अशोक ने यहाँ पर यात्रा की, और इसकी जानकारी जो है रुमनदेई स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और यात्रा जो है अपने 8वें वर्ष की हुई थी। और यात्रा के पश्चात जो है ये 8वें वर्ष, पता नहीं, क्लियर नहीं पता, ये डाटा थोड़ा सा हो जाता है। यात्रा की हुई थी अशोक ने यहाँ पर, जो गौतम बुद्ध का, एक्चुअली में अशोक जब यात्रा की शुरुआत करता है तो जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहीं शुरुआत की थी। और इस यात्रा के दौरान यहाँ पर क्या कर दिया था? कर की जो दर थी, यानी कि टैक्स रेट जो थी, पहले क्या होती थी? 1/6 होती थी। क्या होती थी? 1/6 होती थी। तो इसे घटा कर के क्या कर दिया था? 1/8 कर दिया था। ध्यान रखना, 1/8। आपको ये मत सोचना कि संख्या बढ़ गई है तो वैल्यू वो भी बढ़ गया होगा। ये कम होता है, 1/6 ज़्यादा होता है, 1/8 कम होता है। तो टैक्स की दर 1/6 से 1/8 कर दी गई थी। सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? वो अभिलेख कोई और नहीं, रुम्नदेई अभिलेख ही है। दूसरी सबसे विशेष बात है, ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये? सबसे छोटा अभिलेख है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। अशोक का रुम्नदेई स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध को? क्या बताएंगे? बोध गया में हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था? क्या बताएंगे आप? सारनाथ में बताएंगे। बुद्ध का शरीर त्याग जो है कहाँ पर हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा जानकारी है, ध्यान रख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? क्या कहता है? धार्मिक संश्लेषण मतलब कि समन्वय के बारे में क्या कहता है? धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है कि सभी लोग, क्या रखिएगा, सभी लोग जो है एक साथ मिलकर के रहिएगा। एक साथ मिलकर के रहिएगा, अलग अलग मत रहिएगा। तो समन्वय से जो है 12 बाँट आपको ऐसे याद कर लेना है कि 12 बाँट होने से बचना है तो समन्वय स्थापित करना होगा। तो जब धार्मिक समन्वय की अशोक बात करता है तो कौन से शिलालेख में जानकारी मिलती है हमें? 12वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। दूसरे शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है? चिकित्सा की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी चिकित्सा? पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा दोनों की। साथ साथ दूसरे शिलालेख में 3 जो दक्षिण राज्य हैं, यानी कि चोल, चेर और पांड्य जो राज्य हैं, इनकी भी जानकारी मिलती है। 11वां शिलालेख में जो है, 11वें शिलालेख में जो है ये धार्मिक समारोहों या, ठीक है, 13वें शिलालेख में जो क्या है, ये अशोक कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये इतिहास विषय का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है? तो ये आपका अशोक के 13वें शिलालेख से देखने को मिलता है। 12वें में क्या है आपका? धार्मिक जो है समन्वय देखने को मिलता है। 12वें शिलालेख में धार्मिक समन्वय देखने को मिलता है। दूसरे शिलालेख में जो है पशु और मानव की चिकित्सा तथा 3 राज्यों का उल्लेख करता है। पहले
शिलालेख में जो है अशोक हिंसा को रोकता है, हिंसा के नियंत्रण की बात करता है, ध्यान रखिएगा। अब कलिंग विजय की बात करते हैं, ये किसमें जानकारी मिलती है? 13वें शिलालेख में। आपसे पूछे कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? 262 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग राज्य और अशोक के समय पर हुआ था। इस युद्ध में क्या था, लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इतने ही लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। इससे क्या हुआ था, व्यापक नरसंहार हुआ था, नरसंहार हुआ था। अशोक जो है, अशोक का रथ जो है क्या है, इस नरसंहार को रौंदता हुआ क्या कर रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी एक क्या मिलता है, ऐसा कहते हैं कुछ इतिहासकार कि यहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु मिलता है। तो तभी जो रथ चालक होता है, रथ जो चालक होता है, वो क्या कहता है, इसे कहता है महात्मा जी एक साइड हो जाइएगा। ये व्यक्ति जो है, ये साधु जो है कुछ नहीं सुनता है। तो फिर से ये व्यक्ति कहता है, जो रथ चालक होता है, कहता है कि एक साइड हो जाइए, आपको पता नहीं क्या अशोक का रथ है? ये व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जानता कौन है ये अशोक है। तभी रथ चालक द्वारा कहा जाता है, आप सम्राट अशोक को नहीं जानते, हट जाइए, अन्यथा इन लाखों लाशों में आपकी भी एक लाश होगी। महान सम्राट अशोक का रथ है। तो ये व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति महान कभी नहीं हो सकता, जो लाखों लोगों की जान लेता है, वो व्यक्ति कभी महान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसके बाद ऐसा कहते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने निग्रोध 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 प्लस उपगुप्त, ये 2 बौद्ध भिक्षुओं के नाम हैं, निग्रोध और उपगुप्त। इनके प्रभाव में क्या कर लिया था, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो ये दोनों नाम आते हैं, किनके प्रभाव में स्वीकार किया था, उपगुप्त और निग्रोध। तो ये प्रश्न क्या थे, हमारे इतिहास विषय के 10 प्रश्न थे। तो चलिए हम अब जो है मिलेंगे अगले जो है राजनीति या मध्य प्रदेश के प्रश्नों में। धन्यवाद। आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में लिंक है आपको। चैनल अच्छा लगे तो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।